डॉक्टर हरीश कुमार सिंह। आज के इस व्याख्यान में पूर्व में जो मैंने व्याख्यान खास करके मौर्य काल तक दिया था, उसी को उसके बाद की स्थितियों को हम आगे बढ़ाएंगे। मौर्योत्तर काल में जैसे हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उसी की पृष्ठभूमि में 3 देशी राज उत्तर भारत में और सातवाहन जो है दक्षिण भारत में पनपा, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक ये देशी राज्य काम नहीं कर पाए, इनका भी पतन हुआ। और इसी पृष्ठभूमि पर फिर विदेशों से आक्रमण हुआ, यूनानियों का हुआ, शकों का हुआ, और शकों के बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ। 3री शताब्दी एडी तक आते आते उत्तर भारत में एक और जहां पर कुषाण साम्राज्य था जो पतन के कगार पर पहुंचा था, तो सातवाहन के कुछ शाखाएं दक्षिण भारत में खास करके विंध्य के क्षेत्र में शासन कर रही थी। आज हम आपके साथ ये देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के उदय, विस्तार और पतन की प्रक्रियाओं पर हम व्यापक चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से कुषाणों के सामंत के रूप में गुप्त के वंशज थे और श्रीगुप्त ने एक साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखते हैं। हम ये देखेंगे आज के इस व्याख्यान में कि गुप्तों के प्रशासनिक तंत्र, कृषि, शिल्प, उत्पादन एवं व्यापार के संदर्भ में उनकी आर्थिक परिस्थितियां क्या थी, जिनकी वजह से करीब 300 वर्षों के लंबे शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा, वैभव को प्राप्त किया। हम आज ये भी देखेंगे कि 5वीं 6वीं एडी आते आते उत्तर भारत की राजनीतिक के केंद्र में कैसे रिक्तता आती है और उसके पाटलिपुत्र की जगह पर, मगध की जगह पर खास करके आकर के कन्नौज एक प्रशासन का प्रमुख केंद्र बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर भारत की ये राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी जिसमें गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा है करीब 319 एडी के आसपास। तो पहली चीज तो ये कि पश्चिमोत्तर भारत में मौर्योत्तर काल में उत्तर में कुषाण राज था और दक्षिण में सातवाहन राज था। कुषाणों का शासन 4वीं एडी से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन शक्ति कमजोर हो रही थी। बताते हैं कि गुप्तों के उदय के पूर्व केदार कुषाण जो है कुषाणों की एक छोटी शाखा के रूप में पश्चिमोत्तर भारत में शासन कर रहा था। सातवाहन शासक 3री शताब्दी एडी तक दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। आशा यह है कि इस समय कोई एक बड़ी शक्ति नहीं थी और केंद्रीयकरण की जगह पर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही थी गुप्त के पूर्व तक, और इसी का फायदा उठाते हुए श्रीगुप्त ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, मतलब पृष्ठभूमि डाली। और इन राजनीतिक शक्तियों की जगह पर हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत में 3री एडी तक ईरान में सैसानिकों का शासन आ जाता है और उन्होंने वहां से जो है कुषाण वंश के शासन को उखाड़ फेंका। वह सैसानी धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ते हैं और ये कुषाण के वंशज जो है पश्चिमोत्तर की जगह उत्तर पश्चिम में ये एक छोटी शाखा के रूप में 3री एडी तक विद्यमान थे। ऐसे ही एक नागाओं की शाखाएं थी जो कुषाणों की पृष्ठभूमि पर सौराष्ट्र के आसपास शासन कर रही थी। पश्चिम में हम वाकाटक शक्ति को देखते हैं जिसका संस्थापक विंध्य शक्ति था और इसने लंबे वक्त तक शासन किया। बाद में गुप्त साम्राज्य के शासकों से इसके वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं। और दक्षिण में हम देखते हैं कि सातवाहन के पतन के पश्चात कर्नाटक में कदम्ब शासन आता है और उसी पृष्ठभूमि में पल्लव वंश आता है जिसके इतिहास को जानने के लिए पर्याप्त पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत इतिहास में विद्यमान है। आगे हम देखते हैं कि वास्तव में कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पूर्व का काल, जैसा कि मैंने अभी बताया, विकेंद्रीकरण का था। विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि केंद्रीय शक्तियां बिखरती हैं, वाणिज्य व्यापार में जगह जगह टोल टैक्स लगते हैं और उसकी वजह से वाणिज्य व्यापार फलता फूलता नहीं है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि कुषाणों के समय से भूमि अनुदानों की जो परंपरा शुरू होती है, धीरे धीरे सामंती व्यवस्था जाते जाते गुप्त काल तक पूरी तरह से स्थापित हो जाती है। और इन सामंतों को गुप्त शासकों ने पहले तो भूमि अनुदान दिया और फिर उन भूमि अनुदानों पर प्रशासनिक अधिकार भी दे दिया। और ये जो छोटे छोटे सामंत थे धीरे धीरे सशक्त होने लगते हैं
और जब तक गुप्त साम्राज्य के प्रतापी शासक रहते हैं, खास करके जैसे हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, कुमारगुप्त की बात करें, स्कंदगुप्त की बात करें, तब तक तो गुप्त साम्राज्य अपनी आभा को बिखेरता रहता है, साम्राज्य में सुदृढ़ीकरण रहता है। लेकिन जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य के महान शासकों की श्रृंखला का अंत होता है, गुप्त साम्राज्य स्वयं अपनी उस खास करके सामंतवादी नीतियों की वजह से पतन के कगार पर चला जाता है। अगर हम गुप्त वंशावली की बात करें तो गुप्त शासकों की वंशावली का जो पुरातात्विक साक्ष्य है, एक तो प्रयाग प्रशस्त है जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम, चंपू काव्य शैली में है, समुद्रगुप्त का था ये। इसमें गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के पूर्व के शासकों के बारे में विवरण मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, जिसमें गुप्त वंश की शुरुआत से लेकर के और स्कंदगुप्त तक गुप्त शासकों के नाम मिलते हैं। और आदि पुराण में भी जो है श्री गुप्त का नाम मिलता है, और ये बताते हैं कि आदि पुराण कहता है कि भाई गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में श्री गुप्त था, लेकिन उसकी वास्तविक सत्ता की स्थापना करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, और उसका शासनकाल 319 से 35 के आसपास था। बताते हैं कि 319 में एक नए संवत की शुरुआत की, जिसको गुप्त संवत कहते हैं, और मुद्रा साक्ष्य से जो है एक मुद्रा मिली है चंद्रगुप्त प्रथम की, और उसमें लक्षप राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंधों की पुष्टि होती है। लक्षप राजकुमारी कुमार देवी थी जिसके साथ विवाह किया, और विवाह के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने एक मुद्रा का प्रचलन किया, जिसको जो है राजा रानी प्रकार के मुद्राएं कहते हैं, इसको चलाया था, और ये रजत यानी चांदी की मुद्राएं थी। एक बहुत बड़ा साक्ष्य है खास करके चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय का। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त शासन में आते हैं, और समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 एडी के आसपास का है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का सबसे अहम जो स्रोत है वो प्रयाग प्रशस्ति है। आपको बताते चले कि वो प्रयाग प्रशस्ति अशोक के ही स्तंभ लेख पर है, और समुद्रगुप्त के दरबारी हरिशण ने इसको चंपू काव्य शैली में लिखा है। वास्तव में एक तरह से ये चारण काव्य विधा में लिखा गया है, और इसमें समुद्रगुप्त की उत्तर और दक्षिण विजयों के साथ साथ उसके पराक्रम का विशद विवरण मिलता है। संस्कृत भाषा में ये लेख लिखा गया है, और इसमें इस प्रयाग प्रशस्ति में हरिशण समुद्रगुप्त को 2 उपाधियों से विभूषित करता है। वो धरणबंध की उपाधि लेता है, पूरी पृथ्वी को धारण करना। दूसरी उसकी चिर परिचित जो नीति थी, खास करके दक्षिण की ग्रहण मोक्षानुग्रह की थी। इसके तहत वो क्या करता है कि दक्षिण के 12 राज्यों के संघ को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद उनको अनुग्रह यानी मुक्त करता है। वो उनके पुत्रियों से वैवाहिक संबंध करता है, उनसे नजराना लेता है, उनसे एकमुश्त धनराशि लेता है, और डायरेक्ट उनके क्षेत्र पर प्रशासन ना करके समुद्रगुप्त उनको मुक्त कर देता है। अगर बात के शासकों के संदर्भ में समुद्रगुप्त की इस नीति का एक तरह से समालोचना करें तो मुझे लगता है कि बहुत समय के अनुकूल उसकी नीति थी, क्योंकि बाद के शासकों ने, अगर हम दिल्ली सल्तनत के शासकों की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को डायरेक्ट प्रशासन में अपने तब्दील करने की प्रयास किया, और वो असफल हुआ। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का निर्माण हो गया तुगलक वंश के पृष्ठभूमि पर। तो हम ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने बड़ी सूझबूझ से दक्षिण के 12 राज्यों को पराजित किया, और उनको प्रत्यक्ष शासन में न ला करके उनसे अपनी अधीनता स्वीकार कराई, और जो अपनी धरणबंध का उसका एक विजय घोष था उसको चरितार्थ किया। एडम स्मिथ ने समुद्रगुप्त की इन उपलब्धियों के आधार पर उनको जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं। और उसी तरह से देखते हैं हम कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो हरिशण है उसको विजेता, कवि, संगीतज्ञ, विद्या का संरक्षक आदि आदि उपाधियों से विभूषित करता है, और एक ऐसा सिक्का समुद्रगुप्त का प्राप्त हुआ है जिसमें वो बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि गरुण जो है एक प्रमुख आराध्य देवता थे गुप्त साम्राज्य के, और तमाम गुप्त साम्राज्य के सिक्कों पर जो है, खास करके समुद्र के सिक्कों पर उनके चित्रों का अंकन हुआ है। ऐसा ही हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के संदर्भ में वसुबंध एक वैद्य भिक्षु थे, और जो वैद्य भी बौद्ध भिक्षु थे, और उनको भी जो है समुद्रगुप्त ने संरक्षण प्रदान किया।
इसकी खुद की उपाधि कविराज की थी। तो हम कह सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्त एक तरह से उसके दरबारी कवि द्वारा लिखा गया ऐसा जीवंत अभिलेखीय साक्ष्य है जिससे हम समुद्रगुप्त के विराट व्यक्तित्व और एक चक्रवर्ती राजा के रूप में उसके निरूपण को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश को आगे बढ़ाने का काम चंद्रगुप्त द्वितीय करता है और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि शक मुद्राओं का अनुकरण कर इसने जो है चांदी के सिक्के उत्कीर्ण कराए। आपको पहले बता चुका हूं कि शक शासकों ने सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन को जब शुरू किया था चांदी के, तो उसी के अनुकरण पर चांदी के सिक्के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराए। एक प्रसंग आता है खास करके साहित्य में भी, और कक्ष नाम के एक शासक का सिक्का मिला है जिसमें बताते हैं कि रामगुप्त एक ऐसा शासक था और जो उसके बाद शासक बना, लेकिन शक शासकों की अधीनता को स्वीकार करते हुए उसने जो है अपनी पत्नी को सौंप दिया शकों को, और फिर ऐसे में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है उसको सत्ता से हटा करके शकों को पराजित किया और मानमर्दन किया उनका, और पाटलिपुत्र और मगध के साम्राज्य पर स्वयं सत्ता का वर्ण किया। पश्चिमी शक विजय के पश्चात विराट सिक्के चलाए। विक्रमादित्य की उपाधि ले रहा है चंद्रगुप्त। यह विक्रमादित्य की उपाधि लेने का आशय यह है कि चंद्रगुप्त जो है अपने उस पुराने विक्रमादित्य की शासक के समतुल्य अपने को रखता है और वो पूरी तरह से गुप्त वंश को स्थापित करने में सफल रहा है। इसके समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र के रूप में था। जैसा कि हम जानते हैं पाटलिपुत्र तो जीवंत रूप से मगध के उत्कर्ष के साथ से ही चला आ रहा था, और लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैनी को भी एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में मतलब अपनाया। और हम देखते हैं कि उज्जैनी और पाटल के पुत्र के बीच में करीब 1500 किलोमीटर का जो अंतराल है, इससे हम समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य विस्तार काफी लंबा था। तीसरी चीज हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद समुद्रगुप्त जो है शासन में आते हैं, और समुद्रगुप्त का जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है कुमारगुप्त शासन में आते हैं, और कुमारगुप्त का एक अन्य नाम महेंद्रादित्य था। 415 से 454 एडी के आसपास कुमारगुप्त का शासनकाल था, और कुमारगुप्त का एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसके शासन के समय की बात है कि इसी का एक अभिलेख 62 से प्राप्त हुआ है, और उसमें भी जो है गुप्त शासकों की वंशावली जो है खास करके कुमारगुप्त तक अंकित है। तो इसके पहले जो प्रयाग प्रशस्ति है और कुमारगुप्त, इन दोनों अभिलेखों का मिलान करके हम एक निश्चित कालक्रम खास करके गुप्त वंश के शासकों का निकाल सकते हैं। ये हमें हमारे मतलब ऐतिहासिक ज्ञान के लिए बहुत जरूरी स्रोत है। तीसरी चीज, कुमारगुप्त का एक अन्य अभिलेख मंदसौर से मिला है, जो दरअसल कुमारगुप्त का दरबारी था वत्स भट्ट, उसने जो है इस लेख को लिखा है। उसमें वो जो है कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का विवरण देता है। वो कुमारगुप्त के बारे में बताता है कि कुमारगुप्त ने उत्तर और दक्षिण में एक गुप्त साम्राज्य की आभा को फैलाया। ऐसा विवरण मंदसौर के अभिलेख में उसके प्रधानमंत्री, उसके दरबारी वत्स भट्ट ने देता है। वो वहीं पर लिखता है कि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, सिक्कों पर वरुण के स्थान पर मयूर की आकृति को अंकित कराया। आपको बताते चले कि वरुण जो है एक तरह से पुरुष देवता थे, तो मयूर जो है उनकी पत्नी के रूप में, एक देवी के रूप में उनको आकृति दिया गया। तो यहाँ तक आते आते जो है ये बदलाव गुप्त साम्राज्य में दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि गुप्त वंश के शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया। अब अश्वमेध यज्ञ से हम ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं गुप्त वंश में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला है, मतलब वर्ण व्यवस्था को हूबहू लागू करना और वैदिक वांग्मय का संरक्षण करना, ये सब जो है गुप्त शासकों ने किया। तो हम कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य में आते आते ब्राह्मण धर्म का एक तरह से उत्थान का समय आ रहा है। कुमारगुप्त की एक सबसे अहम बात है इसके समय की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। हम सभी जानते हैं कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है और कुमारगुप्त ने जो है इसकी स्थापना की थी।
ये वास्तव में उस समय की समकालीन दुनिया में सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था, जहां पर श्याम, मलाया, कंबोडिया, विदेशों से जो है छात्र यहाँ पर आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। इसका परिसर आज भी जीर्ण शीर्ण रूप में उत्खनन से प्राप्त हुआ है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको संरक्षित किया है। बताते हैं यहाँ पर 300 कमरे थे, 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। और कालक्रम में जाते जाते जब भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना हुई तो बख्तियार खिलजी जो है सवार होते हुए नदिया वंश को ध्वस्त करने के लिए बढ़ा और उसको संभवतः कोई राजमहल समझा होगा और 1193 के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा करके ध्वस्त कर दिया। बताते हैं कि बौद्ध साहित्य से भरा पड़ा था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में शोध के साथ साथ जो है तमाम तरह की विधाओं में ज्ञान दिया जाता था। वो सब कुछ एकाएक तुर्कों के आक्रमण के पश्चात ध्वस्त हो जाता है और इतिहास में लिखा मिलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण के तौर पर हर्षवर्धन ने कुछ भूमि अनुदान दिया। खास करके वहां पर जो बच्चे रहते थे अंतःवासी हुआ करते थे, उनके रहने का खाने का पूरा का प्रबंध होता था। धर्मपाल ने उसको भूमि अनुदान दिया। वसुबंधु, धर्मकीर्ति और नागार्जुन यहाँ के छात्र हैं। नागार्जुन तो बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने शून्यवाद की कंसेप्ट को इजाद किया और महान बौद्ध दार्शनिक थे, वो भी वहां से छात्र हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय पर भारत आता है, वो नालंदा विश्वविद्यालय जाता है और वहां पर बौद्ध पांडुलिपियों को वो संग्रहित करता है, वहां वो पढ़ता है रह करके। तो हर्षवर्धन के दस्तावेज से भी जो है नालंदा के खास करके पठन पाठन और उसका खर्च कैसे चलता था और किन किन विषयों में उपाधियां दी जाती थी, ये सारी जानकारी हमको मिलती है। और नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से धार्मिक अनुदानों से उस समय के अगल बगल के क्षेत्र में जो राजा राज करते थे उनके द्वारा जो अनुदान दिया गया था, जैसे बताते हैं कि 100 ग्रामों का अनुदान हर्षवर्धन ने दिया, 200 ग्रामों का अनुदान धर्मपाल ने दिया। अब इन अनुदानों से जो अधिशेष आता था उससे जो है यह महाविद्यालय चलता था, यह विश्वविद्यालय चलता था। स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त तक जाते जाते गुप्त शक्ति में थोड़ा सा ह्रास दिखता है और उसके बाद तो गुप्त शक्ति का पतन भी शुरू हो जाता है। 455 से लेकर के 467 एडी तक जो है स्कंदगुप्त का शासनकाल था। और इसके शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी, विशेषता क्या डिमेरिट कह सकते हैं कि हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। हूण लोग भारी संख्या में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से आक्रमण करते हैं, जिसको सुरक्षित रखने के लिए स्कंदगुप्त को अपनी पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगा देनी पड़ रही है। स्कंदगुप्त के बारे में एक और दस्तावेज मिलता है, खास करके अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, वो जूनागढ़ का अभिलेख है जिसमें वो बताता है कि सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया। उस समय सुदर्शन सौराष्ट्र के जो उनके गवर्नर थे पर्णदत्त, उनके पुत्र चक्रपालित ने जो है उस झील का निर्माण कराया। अब मैं बताता चलता हूं आपको कि रुद्रदामन का एक जो अभिलेख है जूनागढ़ का, उसमें रुद्रदामन खुद दावा करता है कि जब जल में रिसाव होने लगा, बांध का झील का पानी गिरने लगा, तो मैंने स्वयं उसकी मरम्मत कराई। और उस झील को इतिहास के कालक्रम में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बनवाई थी। स्कंदगुप्त ने भी उसका मरम्मत कराई थी और रुद्रदामन ने भी उसका मरम्मत कराई थी। इससे 2-3 बातें प्रकाश में आती हैं कि एक तरह से राजा में प्रजा के प्रति मतलब कल्याण की भावना दिखती है। सिंचाई के साधनों पर भी प्रकाश पड़ता है। राजतंत्र की तरफ से प्रजा को कृषि हेतु मतलब झीलों का निर्माण, ये एक तरह से अभिलेखीय दस्तावेज इसको पुष्ट करता है। अच्छा, जब हम बात करें कि स्कंदगुप्त के समय पर वो कौन से हूण नेता थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की जो आधारशिला समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के समय रखी गई थी उसको झकझोर दिया या हिला दिया, तो इसमें तोड़माण का नाम आता है। ये पहला हूणों का शासक था जिसने जो है गुप्त शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया, उस पर आक्रमण किया। दूसरा प्रमुख नेता मिहिरकुल था जो भारत के खास करके आंतरिक भागों पर वो आक्रमण करता है और
गुप्त साम्राज्य को पतन की तरफ धकेल देता है। अगर हम बात करें मतलब श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बाद ये गुप्त शक्ति में एक तरह से ह्रास दिखता है। और उस ह्रास के दौर में ही हमें ये देखना है कि उनका आखिर प्रशासन कैसा चलता था। अपने आभा के समय पर गुप्त शासन क्यों स्वर्ण काल कहा गया, उनकी विज्ञान की क्या उपलब्धियां थी, उनकी साहित्य क्या उपलब्धियां थी, और उनका प्रशासन किस तरह से था, केंद्रीकृत था या विकेंद्रीकृत था, इस चीजों को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे अहम है कि गुप्त युग से ही विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। विकेंद्रीकरण में खास करके क्षेत्रीय जो तत्व होते हैं उनमें उभार आ जाता है। जब केंद्रीकृत राज होता है तो वाणिज्य व्यापार अपने आप फलता फूलता है, जगह जगह टोल टैक्स, चुंगी टैक्स नहीं होते हैं, बल्कि जब विकेंद्रीकरण हो जाता है तो हर राज्य अपनी सीमा पर जो है टोल टैक्स, चुंगी टैक्स लगाता है, जिससे वाणिज्य व्यापार की गतिविधियां कहीं न कहीं हतोत्साहित होती हैं। गुप्त काल के बाद, गुप्त काल के अंतिम समय में हम देखते हैं विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। यह प्रशासन का एक तरह से अहम बिंदु देता है। दूसरी चीज, गुप्त काल के जो शासक थे वो बड़ी बड़ी उपाधियां लेते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि ले रहे हैं, परम भट्टारक जैसी उपाधियां ले रहे हैं। राजपद वंशानुगत था। वंशानुगत होने के बावजूद ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है, क्योंकि यदा कदा गुप्त युवराजों ने जो है सत्ता के लिए संघर्ष भी किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी विवरण मिलता है कि उसने अपने भाई काच्च की जो है हत्या करके या उसको सत्ता से बेदखल करके सत्ता प्राप्त किया। उसी तरह से राज सत्ता की देवी के रूप में लक्ष्मी और विष्णु की पत्नी को एक महत्व दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि राजा जो है वो अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति उत्सुक है और वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षक है। ये बात हम गुप्त प्रशासन में देख रहे हैं कि राज प्रसाद का, राज तत्व का प्रमुख कार्य है वर्णाश्रम व्यवस्था को की रक्षा करना। और संस्कृत एक अहम भाषा के रूप में गुप्त शासन में उभर के आ रही है। हमने अभी चर्चा करी कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त ही संस्कृत भाषा में है। तो एक तरह से संस्कृत एक अहम भाषा के रूप में गुप्त साम्राज्य में उभर करके आ रही है। मजे की बात है कि गुप्त के पूर्व जो बौद्ध और जैन ग्रंथ पाली और प्राकृत भाषा में लिखे जा रहे थे, उनमें भी संस्कृत में ग्रंथों की रचना हो रही है। प्रशासन की छोटी इकाई केंद्र के अलावा प्रांत होता था, उसको भुक्त कहा जाता था। भुक्तियों का विभाजन विषय में होता था और विषय के नीचे ग्राम होते थे और ग्राम के अधिकारियों को ग्रामिक कहा जाता था। नगर प्रशासन भी एक प्रशासनिक हायरार्की में था, जिसमें मुख्य अधिकारी पुरपाल था, नगर रक्षक होते थे, नगरपति होते थे, और भुक्तियों के प्रशासन में बड़े बड़े कुमारामात्य की नियुक्ति की जाती थी। ऐसे ही न्याय व्यवस्था को देखें तो पूरे के पूरे गुप्त राज्य में न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च केंद्र पर राजा होता था, लेकिन उसके नीचे न्यायाधीश थे। और न्यायाधीश में न्यायालय भी 4 तरह के होते थे। जैसे राजा का न्यायालय होता था, दूसरे स्तर पर पुग होता था, तीसरे स्तर पर श्रेणी होता था, चौथे स्तर पर कुल की बात जो है ऐतिहासिक दस्तावेजों में दिखती है। प्रमुख न्यायिक अधिकारियों के रूप में हम देखते हैं कि दंडनायक होते थे, महादंड नायक होते थे, सर्वदंड नायक होते थे, ये न्यायाधीश होते थे। और चूंकि स्मृति ग्रंथों का नियमन उस समय तक हो गया था, तो मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, देवल स्मृति, नारद स्मृति, ये खास करके हिंदू विधि संहिता के प्रमुख आधार थे, जिनके आधार पर ये जो दंड नायक होते थे ये जनता को न्याय देते थे। मतलब स्मृतियों के हिसाब से न्याय दिया जाता था, इस युग की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अगर हम राजस्व की, रेवेन्यू की बात करें तो ये सही है कि गुप्त काल के अंत तक जाते जाते जो भूमि कर था वो करीब 1/6 था, और भूमि कर तो बढ़ा, लेकिन वाणिज्य और टोल टैक्स से जो कर संग्रह होता था केंद्र का, उसमें घटाव आया। इस घटने की प्रवृत्ति के पीछे हम समझ सकते हैं कि गुप्तोत्तर काल के तक जाते जाते जब विकेंद्रीकरण होता है तो वाणिज्य व्यापार की गतिविधियों में कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। और इस ह्रास की वजह से पूर्व में, जैसा कि मैंने अभी कुषाण की चर्चा करी थी कि सिल्क रूट पर ये एक छत्र शासन करते थे,
और उत्पादन में हिस्से के अलावा वाणिज्य व्यापार से इनके राज्य की एक बहुत बड़ी आमदनी का स्रोत होता था। लेकिन गुप्त काल के अंत में जाते जाते ये वाणिज्य व्यापार की गतिविधियां कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं और इसका कारण केंद्रीयकरण की जगह विकेंद्रीकरण है। तो ऐसे में राज्य की आमदनी कैसे चलेगी, उसके लिए भूमि कर लिया जा रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है, विस्तार हो रहा है, क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। तो 1/6 के आसपास ये था। अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन। दरअसल पूरे अगर गुप्त काल में हम सामाजिक जीवन की बात करें तो वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित हो गई थी और समाज में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ स्थान था और उनके 6 कर्तव्य भी माने गए: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना एवं दान लेना। वर्ण व्यवस्था से इतर भी तमाम अंतज जातियों का विवरण मिलता है, क्योंकि स्मृति ग्रंथ पूरी तरह से स्थापित हो चुके थे। उनके विधान से, उनके नियमन के हिसाब से, उनके हिसाब से जो है गुप्त शासन संचालित हो रहा था और वर्ण व्यवस्था को खुद लागू करने के पीछे गुप्त साम्राज्य लोग पूरी अपनी ताकत लगाते थे। तो इस तरह से याज्ञवल्क्य जैसे हैं, याज्ञवल्क्य जो है शूद्रों के पेशे के रूप में व्यापार, कारीगर और कृषक की बात करते हैं कि मतलब शूद्र लोग इन चीजों में अपनी गतिविधियां संलिप्त कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ अभिलेखों में जो है एक कायस्थ जाति का विवरण आता है और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उसमें कायस्थों की बात करती है। खास करके उष्णम स्मृति में सर्वप्रथम जो है कायस्थ जाति का नाम आता है। ये कायस्थ जाति क्या था? ये भूमि अनुदानों को लिखते थे जाहिर तौर पर कि गुप्त काल में बड़े मात्रा में धार्मिक और गैर धार्मिक भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू होती है। अब उनका लेखा जोखा रखना है तो मुझे लगता है और इतिहास में लिखा भी है कि कम से कम एक वर्ग का अभ्युदय यहाँ पर हो रहा है जो उन भूमि अनुदानों को लिपिबद्ध कर रहा है। मजे की बात है कि इन भूमि अनुदानों को लिपिबद्ध करने से जिस वर्ग को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी, वो उनके दस्तावेजों को इधर से उधर कर रहे थे, उनके राजस्व को कम या ज्यादा बता रहे थे, उनके प्रति यानी कायस्थ जाति के प्रति जो है ब्राह्मणों ने यहाँ पर शूद्र वर्ग में भी रखने की बात की है, उससे तुलना करने की कोशिश की है। इसी के साथ हम देखते हैं कि गुप्तकालीन अभिलेखों में प्रथम कायस्थ या ज्येष्ठ कायस्थ जो है कुछ कम्युनिटी को, कुछ लोगों को कहा गया है जो इन अभिलेखों को संरक्षित करते थे। अछूत और अस्पृश्य जातियों का भी स्पष्ट विवरण खास करके गुप्तकालीन स्रोतों से मिलता है। फाहियान के वर्णन से ये पता चलता है, जैसा कि हमने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर फाहियान का आगमन होता है। फाहियान वो चीनी यात्री था जो यहाँ पर आता है और गुप्त साम्राज्य में जाता है, मध्य देश की बात करता है और बताता है कि वहां पर ब्राह्मण वंश का शासन था। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत में उस युग में अस्पृश्य वर्ग था जो शूद्रों से भिन्न था। इन्हें अंतज या चंडाल कहा जाता था और ह्वेनसांग भी जो है इस फाहियान के इस विवरण की पुष्टि करता है। अगर हम दासों की बात करें तो गुप्त काल तक आते आते दास प्रथा स्थापित हो चुकी थी और नारद ने तो याज्ञवल्क्य स्मृति में 15 प्रकार के दासों का विवरण दिया है, जबकि मनु 7 प्रकार के दासों का बात करते हैं। गुप्त काल में दासों की अवस्था पूर्व काल से अधिक दयनीय थी। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि दास स्वेच्छा से कुछ कर नहीं सकते थे। मनुस्मृति में और नारद स्मृति में दासत्व से मुक्ति के लिए विधान की बात की गई है कि किस तरह से कोई दास अपने को मुक्त कर सकता है। ऐसा ही अगर हम स्त्रियों की दशा की बात करें गुप्त काल में तो हम देखते हैं कि साहित्य और कला में नारी की एक आदर्श स्थिति का विवरण जरूर मिलता है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में जमीनी तौर पर हम देखते हैं कि नारी की दशा में गिरावट आ रही है। जैसा कि हमने कहा कि सती प्रथा का एक अभिलेखीय साक्ष्य गुप्त युग से ही शुरू होता है। एरण का अभिलेख है। इस अभिलेख में गोपराज की पत्नी अपने पति के मृत्यु के बाद जो है सती हो जाती है। यह बहुत बड़ा अभिलेखीय साक्ष्य है जो गुप्त युग से मिलता है, यानी सती प्रथा के अंश यहाँ पर अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में दिखते हैं। स्त्रियों की संपत्ति में सीमित अधिकार था। याज्ञवल्क्य स्मृति कुछ संपत्तियों में जो है स्त्रियों के अधिकारों की पुष्टि करते हैं, लेकिन प्रायः पुरुष प्रधान समाज था और
जब स्त्री शिक्षा की बात करते हैं तो अमरकोश में खास करके स्त्री शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याया, उपाध्येय और आचार्य शब्द का विवरण दिया गया है। एक और अहम बात थी कि गुप्त युग में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। ये तो दक्षिण में बहुत ज्यादा व्यापक दक्षिण के मंदिरों में प्रचलन में था और आधुनिक युग तक ये कामोवेश चलता रहा। आज की स्थिति में वहां पर देवदासी प्रथा नहीं है, लेकिन गुप्त काल में देवदासी प्रथा का प्रचलन था और इसका उल्लेख कालिदास के रचनाओं में, खास करके मेघदूत में और पुराणों में मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि देवदासी प्रथा गुप्त साम्राज्य में थी और मंदिरों में जो है बाल कन्याओं को मंदिरों को सौंप दिया जाता था एक तरह से, और वहां पर वो भक्ति में लीन होकर के पूजा अर्चना किया करती थी। नारद एवं पराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन किया गया है, लेकिन ध्यान रखना है कि गुप्त काल के अंत तक आते आते विधवा की स्थिति दयनीय हो गई थी। मुंडन संस्कार होने लगा था और संपत्ति से बेदखल होने लगा था। तो दरअसल जब हम सती प्रथा की बात करते हैं, जो खास करके राजपूत काल तक आते आते बड़ी व्यापकता ले ली थी, तो इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता था कि बाल विवाह होता था और बाल विवाह के बाद जब बालिकाओं के या बच्चों के मृत्यु की दर ज्यादा होती थी तो विधवाएं भी बाल हो जाती थी, और ऐसे में संपत्ति के अधिकार से बेदखल करने के लिए सती प्रथा के कंसेप्ट को एक तरह से मजबूती मिलती है। ऐसा कुछ इतिहासकारों ने ये सवाल उठाया है कि संपत्ति से बेदखल करने के लिए बाल विधवाओं को सती के लिए विवश किया जाता था। यानी जो प्रथा इस कुत्सित रूप से समाज में अभिलेखीय साक्ष्य से पल रही थी, उसको इन मान्यताओं ने कहीं न कहीं व्यापकता दी और बाद के वर्षों में इसको जो है सती प्रथा को राजा राममोहन के समय, बेंटिंग के समय पर एक तरह से मानवीय अपराध घोषित किया गया और इस पर बैन लगाया गया। अगर आर्थिक रूप से देखें कि वास्तव में पूरे गुप्त शासन काल में आर्थिक गतिविधियां कैसे चल रही थी, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि वास्तव में गुप्त काल एक तरह से सामंतीय व्यवस्था के उभार का समय है, और सामंतीय व्यवस्था में एक हायरार्की होती है, पिरामिड होती है। वहां पर क्या होता है, ऊपर राजा होता है, उसके नीचे छोटा राजा होता है। तो मतलब राजा सीधे प्रजा पर शासन नहीं करता है, बल्कि अपने सामंतों पर शासन करता है, और वो सामंत जो है प्रजा से सीधे जुड़े रहते हैं। प्रजा से ज्यादा सारोकार सामंतों का होता है। प्रजापति के प्रति लगाव और उनके गतिविधियों को ज्यादा प्रभावित राजा की अपेक्षा सामंत करते थे, और राजा सामंत पर शासन करता था। तो आर्थिक रूप से हम देख रहे हैं कि विकेंद्रीकरण की गतिविधियां कहीं न कहीं को सामंती व्यवस्था एक तरह से सपोर्ट कर रही है, और इस ऐसे में आर्थिक विकेंद्रीकरण का एक युग दिखाई पड़ता है। इसमें जैसे बृहद संहिता की बात करते हैं, वो फसलों के 3 स्वरूप की बात करता है, और वो कहते हैं कि वर्षा पर ही ज्यादातर फसलें जो है निर्भर हुआ करती थी। सिंचाई के प्रबंध की बात मैंने जैसे चर्चा करा कि सुदर्शन झील का निर्माण राजा करा रहा है, और उसके पीछे कहीं न कहीं प्रजा कल्याण की भावना, यानी उत्पादकता को बढ़ाने का एक तरह से चेतना राजा में दिख रही है। इसी तरह से इत्सिंग कहता है कि चावल और जो प्रमुख फसलें थीं, और कालिदास ईख तथा धान की खेती का उल्लेख करते हैं। इसी तरह से गुप्तकालीन जीवन में हमें फाहियान ये बताता है कि आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि के कई प्रकार थे। उसमें जैसे क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि थी, वास्तु थी, खिल थी, अपराध थी, और चारागाह था जहां पर जानवर चरते थे। ऐसे ही अमरकोश जो गुप्त काल की एक प्रमुख रचना है, उसमें जो है 12 प्रकार की भूमि का विवरण मिलता है। सिंचाई का सर्वोत्तम साधन झील था। स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे सुदर्शन झील का विवरण मिलता है, और सिंचाई के साधनों में राजा कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा है, ये विवरण मिलता है। उत्पादन में और वाणिज्य व्यापार में वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपड़े का निर्माण इसका समय होता था, और अमरकोश में खास करके कताई, बुनाई और रंगाई की तमाम विधाओं का विवरण जो है अमरकोश की रचना में मिलता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हाँ, एक बात देखना है कि गुप्त काल तक आते आते जो सिल्क रूट पर भारत का जो एक आधिपत्य था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था, और वाणिज्य व्यापार एक लंबी दूरी में ना होकर के छोटे छोटे आर्थिक जोन में बट गया था। इससे इस गतिविधियों को कहीं न कहीं वाणिज्य व्यापार की गतिविधियों को एक तरह से कमजोर करती हैं।
और व्यापक मात्रा में स्कंद गुप्त के बाद जो है मुद्रा का प्रचलन नहीं मिलता है और वाणिज्य व्यापार विनिमय पर चलने लगता है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से बिखराव हो रहा है। आर्थिक विकेंद्रीकरण के तहत वाणिज्य व्यापार की गतिविधियां हतोत्साहित हो रही हैं। ऐसा ही एक मंदसौर का अभिलेख मिला है, उसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी मिली है। ये श्रेणियां क्या थी कि उत्पादन से लेकर के वितरण और वाणिज्य व्यापार के संसाधनों पर नियंत्रण करती थी, अपनी मुहर चलाती थी और अपने मतलब पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। तो मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी मिलती है जिसने बताते हैं कि सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। नारद और बृहस्पति स्पष्ट रूप से श्रेणी प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन करते हैं कि ये श्रेणियां जिन जिन क्षेत्रों में काम करती थी वहां पर प्रशासनिक अधिकारों पर भी ये नियंत्रण रखती थी। ऐसे ही कुछ श्रेणियों ने जो है तक्षशिला, कौशाम्बी और विदिशा से इन श्रेणियों के स्वतंत्र सिक्के भी मिले। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इन श्रेणियों का वाणिज्य व्यापार में अहम स्थान था। राज्य काज से संबंधित लोग इस पर नियंत्रण नहीं करते थे, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से अपना वाणिज्य व्यापार करती थी, अपने सिक्के भी ये चलाती थी। और मंदसौर अभिलेख में ही रेशम बुनकरों की एक श्रेणी को जो है धर्मदाय के रूप में प्रदत्त उल्लेख किया गया है, ये धर्मदायी संस्था थी। ऐसे ही हम कुलिक निगम की बात करते हैं, जो मतलब शासवाह चलते थे, लंबे लंबे कारवां चलते थे और वो कारवां जो है लंबी दूरी के माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे। गुप्त शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं भी चलाई, चांदी के सिक्कों भी चलाए और लेकिन धीरे धीरे स्कंद गुप्त तक जाते जाते इन सिक्कों में खोट दिखती है। सिक्कों में मिलावट से यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन है उसकी वाणिज्य व्यापार की गतिविधियां हतोत्साहित हो रही हैं। तभी शुद्ध सोने की जगह पर मिलावटी सिक्कों का प्रचलन चल रहा है। फाहियान स्पष्ट रूप से विनिमय में कौड़ियों का उपयोग का प्रचलन करता है। ये कौड़ियां क्या थी? ये दरअसल मुद्रा का ही एक रूप थी और जो विनिमय में ये आदान प्रदान में मतलब जो है उपयुक्त की जाती थी। ऐसे ही एक कुमार गुप्त का एक अभिलेख मिला है जिसमें पट्टवा श्रेणी का विवरण मिलता है। अब ये श्रेणी बुनकरों की श्रेणी थी जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाकर के जो है ये वस्तुओं का या कपड़ों का आदान प्रदान करती थी और उनका व्यापार करती थी। विदेशी व्यापार को अगर देखें तो इस समय तक आते आते दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। जैसा कि मैंने पहले अभी चर्चा करी कि सिल्क रूट के बंद होने से रोमन व्यापार की गतिविधियों में मतलब ह्रास दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि दक्षिण भारत के तीनों प्रसिद्ध बंदरगाह जो थे, खास करके मुजरिस और अरकामेड और कावेरीपट्टनम, ये इस समय थे, लेकिन बाह्य देशीय व्यापार गतिविधियां यहां पर संचालित नहीं हो पा रही है, या हम कहें कि पूर्व की तरह से वो उनका जो व्यापारिक रुझान है वो भारत के व्यापार के पक्ष में नहीं दिख रहा है। इसी तरह से सिंघल द्वीप की बात आती है, श्रीलंका की, तो बताते हैं कि बिचौलियों के माध्यम से व्यापार अब भी जारी था, लेकिन जो है भारत के पक्ष में व्यापार की स्थिति नहीं रह गई थी। ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था। ये सारी चीजें अब हम देखते हैं कि गुप्त शासकों की धार्मिक स्थिति क्या थी। हम पूर्व में बता चुके हैं कि गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है और ब्राह्मण धर्म के वैष्णव और शैव रूपों का यहाँ पर एक तरह से निरूपण हो रहा है। इस काल में हिंदू धर्म के तीन एक तरह से अगर कहें पक्ष जो है विकसित हो रहे हैं। मूर्ति पूजना जो है उपासना का केंद्र बन रही है और यज्ञ की स्थान पर उपासना को प्रमुखता दिया जा रहा है और वैष्णव और शैव धर्मों का समन्वय दिख रहा है। अगर इतिहास में गुप्तों के पूर्व की स्थिति को हम देखें तो दरअसल कुषाणों के समय पर देव मूर्तियों की स्थापना होती थी। हमने चर्चा करा था कि भाई चीन के संपर्क में आकर के कुषाण शासकों ने जो है देव मूर्तियों की स्थापना की थी, लेकिन गुप्त काल तक आते आते पूरी तरह से मूर्ति जो है उपासना का केंद्र बिंदु बन गई और मूर्तियों की स्थापना के लिए गर्भगृह स्थापित किया जा रहा है, मंदिर बन रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और यज्ञ की जगह पर उपासना पद्धति ले लिया। जैसा गीता में जो है वैष्णव और अवतारवाद का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से
गुप्त काल के धार्मिक मनोवृत्ति में दिखता है। और वैष्णव और शैव धर्मों का समन्वय यहां पर दिख रहा है। तो हिंदू धर्म के जो प्रमुख दो संप्रदाय थे, खास करके वैष्णव और शैव, तो वैष्णव तो गुप्त राजाओं का राजाश्रय प्रदान किया। आप देखते हैं कि विष्णु की मूर्ति और समुद्रगुप्त खुद जो है वीणा वादन करते हुए अपने को दिखाता है। ऐसे ही मैत्रेयी की जो है लक्ष्मी की मूर्ति बन रही है। परम भागवत धर्म को जो है विशेष स्थान, खास करके इस गुप्त काल के धार्मिक मान्यताओं में स्थान मिल रहा है। और चंद्रगुप्त तथा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का अंकन हो रहा है। गरुड़ मुद्रा के उदाहरण गाजीपुर जिले के भितरी नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। भगवत गीता में जिस वैष्णव धर्म का प्रतिपादन हुआ है, अवतारवाद का जो उपदेश मिलता है, वह गुप्त शासकों ने उसको स्वीकार किया। स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में गुप्त का एरण अभिलेख मिलता है और यहां पर जो है विष्णु की स्तुति दिखाई जा रही है। हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। झांसी में स्थित है ये। इसका पूर्व का नाम केशवपुर था और दशावतार मंदिर में जो है भगवान विष्णु शेष सैया पर जो है विश्राम करते हुए उनका चित्रांकन किया गया है। कहने का मतलब कि वैष्णव देवताओं को मूर्ति के रूप में स्थापित करके और उसको भव्य मंदिर का स्वरूप देना गुप्तकालिक धर्म की प्रमुख विशेषता थी। अगर शैव धर्म की बात करें तो वो भी गुप्त काल में स्थापित हुआ और खास करके इसमें शिव के दोनों रूपों का, मानव आकार का रूप और शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा का प्रचलन गुप्त काल में दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू वांग्मय में जो त्रिमूर्ति का कंसेप्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो ये जो है गुप्त काल में आकर के स्थापित हो रही है और त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु और महेश, जिसको शिव कहते हैं, इनकी पूजा का प्रचलन गुप्त काल में शुरू हो रहा है। अगर देखें हम तो गुप्त काल में वैष्णव और शैव धर्म को एक तरह से राजराश्रय मिल रहा है और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी बौद्ध धर्म के प्रति जो है तिरस्कार की भावना कहीं नहीं दिख रही है। क्योंकि फाहियान जब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर यहाँ पर आता है तो अपने विवरण में वो लिख छोड़ता है वो कि नालंदा में एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार थी और इत सिंह जो है लिखता है कि यहाँ पर जो है गुप्त शासकों ने जो है भूमि अनुदान उसके संरक्षण के लिए दिया था। इसी तरह से माध्यमिक योगाचार के खास करके असंग ने जो है एक इस गुप्त काल में ही जो है योगाचार विज्ञानवाद की नींव डाली, जो बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था। और वसुबंध, मैत्रेय, नाय, दिन्नांग आदि महान दार्शनिक थे बौद्ध धर्म के, जो खास करके गुप्त शासकों के संरक्षण में ही फले फूले। और योगाचार दर्शन का तो गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ, हम सभी जानते हैं। जैन धर्म जरूर कुछ सीमित क्षेत्रों तक सीमित था, जैसे कैहोम के लेख में जो है स्कंद गुप्त का काल में भद्र नामक एक जैन का विवरण मिलता है, जो 5 जैन तीर्थकरों की मूर्तियों की स्थापना करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है गुप्त काल का जो कला और साहित्य है, जिसके आधार पर आधुनिक लेखन में गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है। तो कला की और साहित्य की दृष्टि से भारतीय इसका इतिहास में गुप्त काल को हम स्वर्ण काल कह सकते हैं, क्योंकि स्थापत्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में एक तरह से चरम का काल था। मंदिर निर्माण की कला का जन्म यहीं से हो रहा है। देव मूर्तियां तो कुषाण काल से जरूर बन रही थी, लेकिन मंदिर निर्माण कला का एक स्पष्ट नमूना खास करके देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वहां पर दिख रहा है। और वैष्णव मूर्ति की स्थापना हो रही है। शिखर का पहला उदाहरण मंदिरों में यह दशावतार मंदिर है। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी और खास करके इस काल के मंदिरों में छोटी ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया गया था। भीतर गांव का मंदिर जो है बताते हैं कि लक्ष्मण मंदिर है, जो जहां पर ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से गुप्त काल में गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर दोनों महत्वपूर्ण है। भूमरा का जो शिव मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, ऐसे ही देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है, उदयगिर में विष्णु मंदिर है, भीतरी में ईंटों का मंदिर है, नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना हो रही है।
ये सब जो है मतलब बहुत गुप्त स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अजंता तथा बाघ की जो गुफाएं हैं उसमें गुप्त काल में खास करके अजंता में 16, 17 और 19 जो गुफाएं हैं, ये नंबर हैं, ये गुप्त काल की मानी जाती हैं कार्बन डेटिंग के आधार पर। और इनसे जो है पता चलता है कि गुप्त काल में ये कला अपने उत्कर्ष तक पहुंची थी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और इनकी संख्या करीब 27 के आसपास है। ऐसा ही गंगा और यमुना की मूर्ति का भी जो है इस समय पर चित्रांकन किया जाता है। बराह की प्रतिमा जो है धन्य विष्णु ने स्थापित किया, ये विवरण गुप्त काल में दिखाई पड़ता है। और अगर साहित्य की बात करें तो गुप्त काल में कालिदास एक महान विद्वान थे और जिन्होंने रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम जैसी महान रचनाएं लिखी और उसमें जो है गुप्त काल के जो शासक हैं उनका विशद विवरण छोड़ रखा है। तो इस दृश्य से भी जो है ये एक तरह से क्लासिकल यानी श्रेष्ठ युग दिखाई पड़ता है। विज्ञान के क्षेत्र में कई नाम हैं। गुप्त काल में देखा जाए तो शून्य के सिद्धांत का और दशमलव प्रणाली का विकास दिख रहा है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम जो है शून्य के सिद्धांत का विवरण दिया। पृथ्वी अपनी धुरी पर रोटेट करती है, ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही ये मान्यता दी थी और शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया था। इसी तरह से प्रमुख गणितज्ञ में जो है बारामीर का नाम आता है, भास्कर प्रथम का नाम आता है, जिन्होंने जो है गुप्त काल के मतलब इन वैज्ञानिक उपलब्धियों को अहम स्थान दिया था। तो अगर हम कहें कि भाई गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, तो अगर 3 चीजें ले लें। पहले प्रशासन ले लें कि प्रशासन के रूप में गुप्त काल के शासकों ने उत्तर और दक्षिण भारत के बृहद क्षेत्रों पर शासन किया। उत्तर भारत में ही राज्यों के संघ के साथ समुद्रगुप्त ने युद्ध किया और दक्षिण के शासकों को भी जो है 12 संघों को युद्ध में पराजित किया। और धरणबंदी और ग्रहण मोक्षानुग्रह, कृतस्य पृथ्वी विजय जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां ये धारण कर रहे हैं। इसका आशय यह है कि गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष के समय पर इन शासकों ने एक बड़े क्षेत्र पर जो है शासन लागू किया और अपनी प्रशासनिक नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू किया। अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि इससे जो आर्थिक अधिशेष आ रहा है उससे गुप्त काल में, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बताते हैं 9 दरबारी रत्न थे, उसमें जो है चिकित्सा से लेकर के विज्ञान से लेकर के लेखक और वो अंतरिक्ष शास्त्र के ज्ञाता सभी लोग थे। बारामीर थे, आर्यभट्ट थे, अमरकोश थे, इसी तरह से असंग थे, वसुबंध थे। तो इस तरह से तमाम लेखकों को राजाश्रय मिल रहा है। समुद्रगुप्त खुद अपने को कविराज कह रहा है। चंपू काव्य शैली का जो प्रयाग प्रशस्ति है वो जीवंत दस्तावेज है जो उसके एक महान राजा होने के लिए उसका खुद का साक्ष्य है। तो प्रशासन के तौर पर हम देखते हैं कि गुप्त शासकों ने एक बड़े हिस्से पर प्रशासन किया और भुक्ति, विषय और ग्राम के माध्यम से एक प्रशासनिक विभाजन किया और उस विभाजन पर अपने कानून को लागू किया। दूसरी बात हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में ये उन्नत का समय है। साहित्य के रूप में जब दरबार में इन साहित्य लेखकों को एक सम्मान मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है, भूमि अनुदान मिल रहा है, तो ये साहित्य की गतिविधियां फल फूल रही हैं। तीसरी चीज हम देखते हैं कि स्थापत्य कला में, चूंकि पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में गुप्त काल के तमाम स्थापत्य आज भी विद्यमान है, चाहे दशावतार मंदिर हो, अजंता एलोरा की गुफाएं हो, या फिर जो है कानपुर का ईंटों का भीतरी का बना हुआ मंदिर हो, या इनके जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं, इनसे जो है स्थापत्य कला का पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। चित्रकला पर भी प्रकाश पड़ता है। विज्ञान को अगर हम देखें तो गुप्त काल में विज्ञान भी अपने उन्नत स्थिति में था। महरौली का चंद्रलेख जो लौह स्तंभ में मिला है वो इसका जीता जागता उदाहरण है। उस पर लगी हुई पॉलिश अभी तक जीवंत है और खुले आसमान में है लेकिन जंग नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से विज्ञान और तकनीक की जानकारी वहां पर लोगों को थी। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में
ज्योतिष के क्षेत्र में खास करके गुप्त काल जो है एक महान उपलब्धियों से भरा पड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ज्योतिष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, स्थापत्य कला और विज्ञान, साहित्य, इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्त काल जो है स्वर्ण काल के रूप में हमको दिखता है। उसी तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को हम देखते हैं कि धीरे धीरे राजनीतिक रूप से गुप्त साम्राज्य के अंत तक जाते जाते विकेंद्रीकरण की शक्तियां हावी हो जाती हैं। और इस विकेंद्रीकरण की शक्ति के पीछे जो दो अहम चीजें काम कर रही थी, उसमें मुझे लगता है सर्वप्रथम सामंतवाद का इजाफा था। जैसे कि पूर्व के शासकों ने और फिर बाद में गुप्त शासकों ने भारी मात्रा में भूमि अनुदान दिया। पहले वो भूमि अनुदान सिर्फ उत्पादन में हिस्सा एक तरह से जीविकोपार्जन के लिए उस संबंधित ब्राह्मणों को या गांव लोगों को दिया जाता था, लेकिन ये भूमि अनुदान धीरे धीरे इस पर कानून व्यवस्था का अधिकार भी गुप्त शासकों ने सौंप दिया। इससे हम देखते हैं कि ये जो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जाती है। ये सामंत धीरे धीरे जब प्रशासन भी करने लगे तो अपने क्षेत्र के से सीधे सारोकार हो गया, और बाद में जब कमजोर गुप्त शासक हुए तो उनको ये क्षेत्रीयता के मोह में आकर के केंद्रीय शक्ति को चुनौती देने लगे, और फिर गुप्त साम्राज्य का एक तरह से विघटन हुआ। आपको बताते चले कि गुप्त साम्राज्य की पृष्ठभूमि पर ही उत्तर भारत में हर्षवर्धन का उदय हो रहा है, यानी वर्धन साम्राज्य को उदय हो रहा है। और ये वर्धन साम्राज्य में हर्षवर्धन एक प्रमुख शासक था, जिसने जो है गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तरी भारत में एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग में एक कुछ समय के लिए, कुछ कालक्रम के लिए सत्ता का केंद्रीकरण किया। लेकिन वो केंद्रीकरण अब पाटलिपुत्र यानी मगध के से हट करके कन्नौज के आसपास आ जा रहा है। और हर्षवर्धन की पूर्व की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में जो है उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। 7वीं सदी तक आते आते पाटलिपुत्र का एक तरह से अवसान हो रहा है, और पाटलिपुत्र की आभा की जगह पर कन्नौज का उत्थान हो रहा है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से बिखर चुका था। और उसके ही जीर्ण शीर्ण स्थान पर खास करके वर्धन वंश का साम्राज्य उत्तर भारत में कन्नौज को केंद्र बना करके आगे बढ़ रहा है। और कन्नौज यानी हर्षवर्धन के समय तक आते आते पूरी तरह से सामंतवाद हावी हो गया था। हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन सबसे बड़ा सामंत था, और उसके बाद पिरामिडीय रूप से सामंतवाद की तमाम श्रेणियां काम कर रही थी। हर्ष के शासनकाल में जैसे बाणभट्ट है, तो बाणभट्ट पर्याप्त प्रकाश डालता है। नागानंद, रत्नावली, ये हर्ष की खुद की रचनाएं हैं, जिससे उसके युग पर प्रकाश पड़ता है। फाहियान हर्ष के दरबार में आया था, और प्रयाग मोक्ष परिषद जो हर्षवर्धन आयोजित करता था प्रयाग में, उसका वो जीवंत दर्शक था, और अपने विवरण में ह्वेनसांग इस बात को छोड़ रखा है। अगर हम हर्ष के साम्राज्य को नियमित करें तो हम देखते हैं कि कश्मीर को छोड़ करके नर्मदा नदी के तट में पूर्व से लेकर गंजाम से लेकर के पश्चिम में बल्लभी तक जो है हर्ष का क्षेत्र फैला था। और बताते हैं कि हर्ष ने चीन को भी अपने दूत भेजे। और हर्ष के विवरण में एक प्रसंग आता है कि हर्ष ने कश्मीर के शासक पर से युद्ध करके बुद्ध के दंत अवशेषों को प्राप्त किया, जबरन प्राप्त किया, बलपूर्वक प्राप्त किया, और वो बौद्ध महायान धर्म का जो है महायान शाखा का संरक्षक था, और उन दंत अवशेषों को ला करके उसने पाटलिपुत्र में संरक्षित किया, ऐसा विवरण मिलता है। हर्ष के समय तक आते आते भूमि अनुदान की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती चली गई। पहले धार्मिक अनुदान था, अब यहां तक आते आते गैर धार्मिक अनुदान बड़ी मात्रा में दिए जाने लगे। और इस विवरण की पुष्टि कामोवेश ह्वेनसांग भी कहीं ना कहीं करता है। ह्वेनसांग बताता है कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बटी थी। एक भाग राजा के खर्च के लिए होता था, दूसरा विद्वानों के लिए, और तीसरा भाग अधिकारियों के लिए होता था, और चौथा भाग जो है क्षेत्र की बंदोबस्त और व्यवस्था और कानून प्रशासन को लागू करने के लिए होता था। ह्वेनसांग जब इसके समय पर विश्वविद्यालय आता है
तो वास्तव में नालंदा के बौद्ध विहार वो जाता है और वहां से बौद्ध पांडुलिपियों को संग्रहित भी करता है। ह्वेनसांग की मजे की बात है कि ह्वेनसांग अपने विवरण में कृषकों को शूद्र की श्रेणी में रखता है और वो मेहतर, चंडाल और अछूतों के विषय में भी उल्लेख करता है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि कृषि कार्य कहीं ना कहीं हे दृश्य से उसको देखा जा रहा है। अभी भी उच्च वर्ग कृषि की तरफ जो है संलग्न नहीं है, बल्कि कृषि का जो भारी भरकम कार्य है वो शूद्र वर्गों को उसके अधीन माना जा रहा है। यद्यपि वैश्य वर्ग कृषि की तरफ झुकाव रख रहा है और स्मृत ग्रंथ में वैश्यों को कृषि कार्य करने की छूट दी जा रही है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हर्ष के समय पर जो है बाणभट्ट, मयूर दिवाकर और ह्वेनसांग जैसे 3 महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनको हर्ष ने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। और ये बात सही है कि हर्ष ने दक्षिण में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि दक्षिण में बतापी का एक महान शासक था पुलकेशिन, और वो बतापी अभिलेख में लिख छोड़ा है कि मैंने हर्ष को एक युद्ध में जो है नर्मदा के तट पर पराजित किया और दक्षिण आने से उनको रोका। यद्यपि पुलकेशिन के इस विवरण का हर्ष और उसके दरबारी कवियों ने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, इसलिए इसको हूबहू मानना स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पुलकेशिन का बदामी का जो अभिलेख है वो कहीं न कहीं हर्ष की दक्षिण में विस्तार की मंशा पर रोक लगा रहा है। ये चीजें यहां से प्रमाणित हो रही हैं। और हर्ष के प्रशासन में अवंत युद्ध और शांति का अधिकारी होता था, ये विवरण जो है उस समकालीन साहित्य में मिलता है। जैसे हम कहते हैं सिंहनाथ एक सेनापति के रूप में था, कुंतल अश्वसेना का प्रधान था, स्कंदगुप्त जो है हस्त सेना का प्रधान हुआ करता है, सामंत और महाराज जो है नागरिक शासन के प्रमुख हुआ करते थे। वह सूर्य, शिव और बुद्ध का उपासक था। इस बात की जो है पर्याप्त साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं। महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्ष के समय पर ही 5वीं महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में होता है। और एक और बड़ी बात है कि समकालीन साहित्य में यह विवरण मिलता है कि हर्ष मतलब हर्ष के समय पर प्रयाग में अपने जीवन का अंत करने के लिए तमाम सन्यासी जल समाधि लेते थे। जल समाधि से अपने जीवन का वो अंत करते थे। अब इस जो है अपने शरीर को अंत करने का, मोक्ष पाने का जो तरीका है उसको हम संलेषणा से भी तुलना कर सकते हैं, जो जैन धर्म का सिद्धांत था। तो हम देखते हैं कि हर्ष जो है गुप्तोत्तर काल के बाद हर्ष ने एक व्यापक हिस्से पर शासन किया और पाटलिपुत्र की जगह पर कन्नौज को एक राजधानी बनाया और वहां पर बौद्ध और खास करके ब्राह्मण धर्म दोनों अपने उत्थान की तरफ बढ़ रहे थे। नालंदा एक बौद्ध विहार और बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित था तब तक, जिसका विवरण ह्वेनसांग और फाहियान दोनों देते हैं। लेकिन हर्ष के पतन के बाद ही उत्तर भारत में कन्नौज पर जो रिक्तता आई, उस शून्यता को भरने के लिए एक तरह से त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है और उस त्रिकोणात्मक संघर्ष की चर्चा हम आगे करेंगे, जिसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों ने इस रिक्तता को भरने के लिए एक संघर्ष किया। और उस संघर्ष में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रतिहार वंश के शासक विजयी दिखते हैं और फिर उत्तर भारत में एक तरह से राजपूत शासनकाल का दौर होता है। पूरे उत्तर भारत में छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित होते हैं। तो अगले लेक्चर में, अगले व्याख्यान में हम उत्तर भारत की इस खास करके पूर्व मध्यकाल की राजनीतिक दशा के साथ साथ दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य राज्यों के बारे में भी देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।